नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, संसद के अगले बजट सत्र को लेकर जो महज 24 घंटे के बाद आपके सामने होगा और बजट सत्र में महज 48 घंटे से भी कम समय बचा है जब बजट पेश किया जाएगा। और उसके ठीक पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग दोहरा दी है। हुआ दरअसल ये कि दिल्ली में बजट सत्र के ठीक पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और ऑल पार्टी मीटिंग में बजट सत्र का संचालन कैसे होगा, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, किस तरह से कम विवाद होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन उस बैठक में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को जनता दल यूनाइटेड ने आगे बढ़ा दिया है। बहुत पुरजोर तरीके से मांग की है और बिहार की दूसरी पार्टियों का भी उन्हें समर्थन मिला है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की तैयारी है या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाने की भूमिका तैयार कर रहे हैं? जुलाई अगस्त का महीना वैसे भी बिहार में राजनीतिक तौर पर विपक्ष परिवर्तन करने और कराने का होता है। तो क्या हो रहा है बिहार में और खासकर उस दौर में क्या हो रहा है जब चिराग पासवान भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं, ईडी बिहार में कार्रवाई कर रही है और उधर शिक्षक और शिक्षक ट्रेनिंग वाले अलग से परेशान हैं। तो सीधे चलते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आज 11 बजे संसद में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और उस ऑल पार्टी मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहरा दिया है, जिसे पूरा कर पाना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अब लगता है असंभव हो गया है, क्योंकि कई राज्यों से डिमांड है। क्या लगता है 23 तारीख निर्मला सीतारमण 11 या 12 बजे से बजट प्रस्ताव रखना शुरू करेंगी? क्या उस वक्त तक नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन में है और उस वक्त के बाद क्या होगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज पार्लियामेंट में 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और उसमें बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने का एक तरह से प्रस्ताव पारित किया गया है। अब मुझे लगता है इससे और परिस्थिति जो है, इससे और केंद्र सरकार पे दबाव बनेगा। और आपने ये बात बिल्कुल सही कहा, यदि केंद्र सरकार बिहार के इस मांग को मान लेती है तो अन्य राज्यों से इसको लेकर जो प्रेशर है केंद्र सरकार पे अन्य राज्यों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। तो ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं तो आपको आंध्र प्रदेश से भी ये मांगे उठने लगेगी, आपको तेलंगाना से ये मांगे उठने लगेगी, झारखंड से ये मांगे उठने लगेगी। तो आप किन किन राज्यों को इस प्रकार का स्टेटस देने के कैपेसिटी में है, तो इन चीजों को देखना होगा। तो ये मैं समझता हूँ 2-3 ऐसे विषय हैं बिहार के, और बिहार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार के एक इम्पोर्टेंट घटक जो जेडीयू है उसके बलबूते केंद्र की सरकार है, और आप बिहार को देते हैं तो दूसरे एक और महत्वपूर्ण घटक है टीडीपी आंध्र प्रदेश। वो कहेंगे बिहार को आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सकते हैं तो आंध्र प्रदेश के क्यों नहीं। यदि आप इन 2 राज्यों को देते हैं तो अन्य राज्यों से भी इस प्रकार के मांगे उठ सकती है। तो ये परेशानी का सबब केंद्र सरकार के लिए है, और खासकर तब जब इन राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होनी है। तो आप समझ सकते हैं जेडीयू एक तरह से 4-5 ऐसे विषय हैं उसको आगे बढ़ाना चाहती है ताकि इन विषयों पे यदि रजामंदी न हो सके तो आगे का रास्ता अख्तियार किया जाए, और इन विषयों को आगे रखकर कि भाई हमने केंद्र सरकार से बिहार के डेवलपमेंट के लिए इन विषयों को केंद्र सरकार के सामने रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की। इसलिए हमारी जो राहें हैं अलग हैं, इनसे जुदा है, और हो सकता है कि इसी पृष्ठभूमि को तैयार करके नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाए। जी, लेकिन ऋषि जी, एनडीए से अलग होने की जहां तक बात कही जा रही है, सवाल यह है कि एक तरफ ईडी की गतिविधियां बिहार में बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी राजनीतिक हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार हमसे जल भुन रहे हैं, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि विपक्ष की तरफ से आप देखिए, कल मुझे बहुत हैरत हुई इस बात को देखकर कि बिहार में एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया था पूरे बिहार में,
और पटना में भी बहुत तेजी से, खासकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, मुकेश सहनी के पिता की जो जान चली गई वो मुद्दा है। इन सब पर एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च में लालू परिवार के कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दिए और ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि बिहार में कुछ होने वाला है। सांकेतिक तौर पर प्रतिरोध मार्च निकाल दिया गया, लेकिन लालू परिवार के दूसरे सदस्य पटना में तो थे, भले तेजस्वी यादव नहीं थे, कोई नहीं गया। कारण क्या है? क्या अंदर खाने रोटियां बिछाई जा रही है? देखिए, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके सीक्वेंस देखिए। सरयू राय का नीतीश कुमार से मिलना, नंबर 1। नंबर 2, संजीव हंस जो नीतीश कुमार के सबसे प्रिय हैं। नीतीश कुमार के 4-5 जो विश्वास पात्र IAS हैं, उनमें से संजीव हंस का नाम आता है। उस संजीव हंस पे कार्रवाई होना, ED की कार्रवाई होना। उसके बाद जीताराम मांझी का इस प्रकार का बयान देना कि जीताराम मांझी ने स्पष्ट कहा, नीतीश कुमार पे एक तरह से जोरदार हमला बोलते हुए कहा, वह जीताराम मांझी जो NDA का हिस्सा है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो जीताराम मांझी नीतीश कुमार पे हमला बोलते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पहले हम पे दबाव बनाया है कि आप अपनी पार्टी का JDU में विलय कर लें। नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि जीताराम मांझी की जो पार्टी है अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। और जीताराम मांझी ने यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी के कृपा से हम केंद्र में मंत्री बने हैं, नीति आयोग के सदस्य बने हैं, और केंद्र में मंत्री बनने से नीतीश कुमार जल भून रहे हैं। नीतीश कुमार को ईर्ष्या हो रहा है। तो जीताराम मांझी का उस व्यक्ति पर हमला बोलना जो बिहार NDA का सबसे बड़ा चेहरा है, तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट और जो राजनीति किस धारा की तरफ मुड़ रही है। और जीताराम मांझी इतने बड़े नेता नहीं है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी ताकत या क्षमता नहीं है कि नीतीश कुमार पे बिना किसी के इशारे किए वो इस प्रकार का नीतीश कुमार पर हमला बोले। और ऐसे भी जीताराम मांझी को बीजेपी के कोटा से ही माना जाता है, सीट भी आवंटित किया जाता है तो बीजेपी अपने कोटे से आवंटित करती है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। और जीताराम मांझी का इस प्रकार का बयान देना कि मेरे मंत्री बनने से नीतीश कुमार जल भून रहे हैं, मेरे नीति आयोग के सदस्य बनने से प्रधानमंत्री ने हमें नीति आयोग का सदस्य बनाया, इससे नीतीश कुमार जल भून रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एक तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू हो गई है। अब इसका नीतीश कुमार कैसे जवाब देते हैं ये देखना होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जो प्रोटेस्ट मार्च हुई है पटना से लेकर बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उसमें राजद परिवार के किसी भी सदस्य का न होना एक संकेत है। ठीक है, हम सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार के विरुद्ध प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, NDA का सरकार है। नहीं, आप तो कहीं ना कहीं जी आखिर सोचिए, राजद बिहार की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। जैसे केंद्र में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की न्यूक्लियस है, वैसे बिहार में इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की न्यूक्लियस RJD है। और RJD का चेहरा जिस परिवार को माना जाता है, तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, बाकी जो उस परिवार के लोग राजनीति में भी सक्रिय हैं, बिहार में भी है, विधायक सांसद सब कुछ है, पूर्व मुख्यमंत्री दो है उस परिवार में, कोई प्रोटेस्ट मार्च में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इसको माना जाए कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तार जुड़ गए हैं क्या, जिसका पटाक्षेप बहुत जल्द होने वाला है? देखिए ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि 2-3 ऐसे विषय हैं जिस पर बीजेपी की सहमति मुझे नहीं लगता है कि बन पाएगी। एक तो रिजर्वेशन वाला मामला, जो आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाई गई है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सहमत हो पाएगी। दूसरी तरफ जातीय जनगणना, हालांकि चिराग पासवान ने जातीय जनगणना का सपोर्ट किया है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया चिराग पासवान ने कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उनका उसमें एक अलग रुख भी है कि जातीय जनगणना हो लेकिन उसका रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में ना आए। तो फिर किस प्रकार का जातीय जनगणना होगा ये समझ से परे चिराग पासवान ही बताएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर सहमति दी है। तो जातीय जनगणना, रिजर्वेशन वाला मामला, बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का मामला,
ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिसपे बीजेपी बैकफुट पे है और जेडीयू प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि विधानसभा चुनाव में हम जाएंगे तो ऐसे इमोशनल मुद्दे हमारे तर्कस में होनी चाहिए। यदि नहीं होंगे तो फिर तेजस्वी यादव की तरफ से जिस प्रकार से हमला होगा उसका जवाब ना नीतीश कुमार के पास होगा ना नरेंद्र मोदी के पास होगा जी। तो एक बहाना बनाया जा रहा है, एक जो स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। यदि ये नहीं होता है तो आगे क्या होगा। मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में 2 स्क्रिप्ट हैं, मान गए तो भाई उस चीज के हीरो हो जाएंगे कि नीतीश कुमार के बलबूते बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल गया। नीतीश कुमार ही थे जो रिजर्वेशन को 65% तक लेके गए। नीतीश कुमार ही थे जो जातीय जनगणना पूरे हिंदुस्तान में पूरे देश में करा पाने में सफल रहे। तो पिछड़े अति पिछड़े का हीरो हो जाएंगे तो बीजेपी चाहेगी नहीं। बीजेपी के लिए अभिषेक जी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बीजेपी के लिए है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो नहीं है। खासकर तब जब किसी भी प्रोटेस्ट मार्च या प्रतिरोध मार्च में राजद के प्रथम परिवार की भागीदारी नहीं हो रही है। लेकिन इस बीच से एक सवाल और निकलता है ऋषि जी, 23 मार्च को यानी परसों बजट होगा। इस देश के आम बजट तो फरवरी में आता है, लेकिन बचे हुए 7 महीने के लिए, लोकसभा चुनाव था तो लेखानुदान आया था, बचे हुए 7 महीनों के लिए पूर्ण बजट होगा। 9 जुलाई को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। बजट में ही या इकोनॉमिक सर्वे में ही आपको प्रावधान देखने को मिल जाएगा कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला या नहीं मिला। और इसी दरमियान बिहार में 22 तारीख से ही, कल से ही बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इस पर भी नजर रखिए। और ये मानसून सत्र चलेगा 5 दिन यानी 26 तारीख तक, सोमवार से शुक्रवार तक। और इन 5 दिनों में नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि दिल्ली ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग मानी क्यों नहीं। 2013 में इस मांग को लेकर मार्च के महीने में, मार्च 2013 में दिल्ली में रैली की थी नीतीश कुमार ने, रामलीला मैदान में, अगर आपको याद हो तो जेडीयू की बड़ी रैली हुई थी। और 13 से लेकर 24 तक फिर राजद तो यही कहेगी कि नीतीश कुमार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर। अब सवाल उठता है कि 26 तारीख को जब सत्र खत्म होगा, उसके बाद 20 अगस्त से भादों का महीना शुरू होगा। 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में भी 24 दिन है। इन 24 दिनों में बिहार की सियासत में क्या आपके पास इनपुट है, क्या संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि भाजपा की तरफ से तो स्पष्ट रूप से मनाही है कि आप मांग करते रहिए, चिल्लाते रहिए, हम कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, मैंने आप ही के चैनल पे परसों शायद कहा था कि हम लोगों को बजट जो आ रही है उसका इंतजार करना चाहिए। यदि बजट में बिहार को लेकर और आंध्र प्रदेश को लेकर कुछ खास नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार ही नहीं, केंद्र सरकार की जो स्टेबिलिटी है उस पर भी खतरा हो सकता है। यदि बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर इस बजट में कुछ खास नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, दर्शक भी नोट कर लें, बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर कुछ स्पेशल पैकेज नहीं या कुछ खास नहीं होंगे तो आप देख लीजिएगा बजट के बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो असर सिर्फ राज्यों में नहीं, केंद्र के राजनीति में भी आपको देखने को मिलेगा। और नीतीश कुमार पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। संजीव हंस पे ईडी की कार्रवाई छोटी मोटी कोई डेवलपमेंट नहीं है अभिषेक जी। संजीव हंस का जिस प्रकार से घेराबंदी किया गया है, जिस प्रकार से उनके पत्नी का और गुलाब यादव के पत्नी के ट्रांजैक्शन को खंगाला गया है, जिस प्रकार से संजीव हंस के घर से 1 किलो 100 ग्राम सोने बरामद हुए हैं, कई दर्जन महंगे घड़ियां, रोलेक्स और तमाम कोई ब्रांड है, इतने बड़े बड़े ब्रांड जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूं, ऐसे घड़ियां बरामद हुई है, ऐसे करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ठीक है नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं, उन पे आज तक कोई ऐसे आरोप नहीं लगे हैं, न साबित हुए हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट तक इसके आक्षेप नहीं जाएंगे, इसके छींटे नहीं जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है जी? तो मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को बजट तक इंतजार करना चाहिए। नीतीश कुमार नीतीश कुमार एक बार जान जाइए, नीतीश कुमार के मिजाज को आप हमसे बेहतर समझते हैं अभिषेक जी। नीतीश कुमार को कोई यदि पॉलिटिकली चैलेंज करेगा, नीतीश कुमार को कोई घेराबंदी करने का प्रयास करेगा
तो क्या नीतीश कुमार उस घेराबंदी में रहने वाले लोग हैं? ऋषि जी और तब जब नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। ऋषि जी एक चीज और बताइए हमारे दर्शकों को कि विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण, इस पर चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जाति गणना जो बिहार में हो चुकी है वो बोल रहे हैं होनी चाहिए। क्या ये नीतीश कुमार की मांग को डाइल्यूट करने के लिए बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं कि इन दोनों मांगों से ध्यान हटाया जा सके? अब देखिए ना, जीताराम मांझी तो स्पष्ट कर चुके हैं, मैं चिराग पासवान पे आ रहा हूँ। जीताराम मांझी ने कहा है कि बिहार की ऐसी स्थिति नहीं है और स्पेशल स्टेटस के लिए तमाम ऐसे क्राइटेरिया को फुलफिल करनी होती है, उन क्राइटेरिया को हम फुलफिल करने के कैपेसिटी में नहीं है। तो जीताराम मांझी जो घटक है एनडीए के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन चिराग पासवान, जहां तक मैं जानता हूं, चिराग पासवान ने स्पेशल स्टेटस की मांग की है, स्पेशल स्टेटस की मांग की है, प्लस जातीय जनगणना के पक्ष में भी है, लेकिन रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आना देना चाहते हैं। उससे उनका मानना है समाज में सामाजिक द्वेष पैदा होते हैं। तो देखिए, ऐसे देखिए जीताराम मांझी का कोई बड़ा आधार नहीं है, वो लड़ेंगे भी तो विधानसभा में 10-15 सीटों से अधिक मिलेगा नहीं। सबसे अधिक नुकसान किसको होगा? जेडीयू को होगा। यदि स्पेशल स्टेटस वाले मुद्दे को लेकर यदि वो आगे नहीं बढ़ते हैं और इसको तेजस्वी यादव जो चुनावी माहौल होंगे उसमें इस चीज को भुनाएंगे कि देखिए नीतीश कुमार के सहारे केंद्र की सत्ता थी, फिर भी बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिला पाए। यह रिजर्वेशन वाले मामला और 80 बनाम 20 का चुनाव ना हो जाए कहीं विधानसभा, बिहार विधानसभा का जो चुनाव है 80 बनाम 20 ना हो जाए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी होगा ना कि आखिर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ेंगे? हमारे दर्शकों को बता ही दीजिए ऋषि जी कि अगर स्पेशल स्टेटस और जाति वो आरक्षण की 9वीं अनुसूची वाली मांग नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। यदि नीतीश कुमार इन चीजों को दरकिनार करते हुए फिर भी बीजेपी में रहते हैं, एनडीए में रहते हैं, तो उनका बिल्कुल ही राजनीतिक रूप से नुकसान होने जा रहा है अगले विधानसभा चुनाव में। और इसका सॉल्यूशन यही है, यदि इन चीजों पे सहमति नहीं बनती है तो नीतीश कुमार की राह अलग हो सकती है और हो सकता है कि वह महागठबंधन में फिर से उनकी एंट्री हो और महागठबंधन के साथ यानी राजद के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, दो ऐसा मुद्दा है जो एक बड़े सामाजिक आधार को कहीं न कहीं कवर करती है। दूसरा, बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा है वो इमोशनल मुद्दा है और शायद ही कोई वर्ग ऐसा होगा, शायद ही कोई ऐसा जाति वर्ग के लोग होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले। तो ये जो मामला है विचारधारा जात पात से ऊपर का मामला है और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सभी चाहते हैं कि दर्जा मिले, सभी चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले। ऋषि जी आखिरी सवाल पर हम आते हैं, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। ये थोड़ा गैर राजनीतिक सवाल है। बिहार में शिक्षक और शिक्षक ट्रेनिंग को लेकर एक अलग तरह का कि ट्रेनिंग टीचर परमानेंट कब होंगे, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली कब सार्वजनिक रूप से घोषित की जाएगी, ये तमाम चीजों को लेकर बहुत परेशानी है। देखिए आपने बहुत बेहतरीन सवाल अभिषेक जी, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आप उठाते रहते हैं, इसके लिए आपका साधुवाद है। देखिए एक बड़ा मुद्दा है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, एक बड़ा मुद्दा ये है कि टीचर जो हैं उनको डेपुटेशन पे रखा गया है। अब डेपुटेशन में रखा गया है तो डेपुटेशन में टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई एक टीचर है, प्रोफेसर है, वो समस्तीपुर डाइट में है और उसका बेचारे का मधेपुरा डाइट में ट्रांसफर कर दिया, डेपुटेशन पे आप भेज दिए हैं। अब मधेपुरा डेपुटेशन में आपने भेज दिया है तो ये आप क्लियर कर दीजिए ना, आप 3 साल के लिए डेपुटेशन पे हैं, 4 साल के लिए डेपुटेशन पे हैं, तो ये टाइम जो पीरियड है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है जी। मतलब कब तक आप डेपुटेशन पे रहेंगे वो प्रोफेसर साहब को मालूम नहीं है और प्रोफेसर साहब को ये मालूम नहीं है तो वो इस आधार में है कि परिवार यहाँ मतलब जहाँ वो डेपुटेशन पे है वो आवास ले या न ले। आवास ले तो परिवार को वहाँ, क्योंकि यदि आपके परिवार उनके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब होता है। तो मेरा जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे हैं अपने जमाने के, और सौभाग्य समझिए कि बिहार के जो एसीएस हैं अभी सिद्धार्थ
वो भी बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। तो दोनों से मेरा निवेदन है कि आप डेपुटेशन पे रखते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन डेपुटेशन का टाइम फ्रेम फिक्स कर दीजिए कि आपका जो डेपुटेशन होगा वो 2 साल के लिए होगा या 3 साल के लिए होगा, ताकि वो भी निश्चिंत हो जाए और निश्चिंत होकर मन लगा के बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सवाल एक दर्शक ने पूछा है, वो मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज को लेकर है कि मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज में डॉक्टर उपेंद्र जो है वहाँ प्रिंसिपल थे और वो डिजर्व करते थे, तो उनका ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया गया। और मुजफ्फरपुर रामबाग से डॉक्टर श्वेता सोनाली का डेपुटेशन पे वहाँ मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया जाता है, और डॉक्टर श्वेता सोनाली जिस विषय की लेक्चरर हैं उस विषय का पढ़ाई मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं होता है। और दूसरा जो एक क्राइटेरिया होता है, कौन ये उटपटांग ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, यही सवाल तो मेरा कैसे आ गए हैं सुनील जी जैसे काबिल मंत्री के अंडर में? यही तो मेरा कह रहे हैं कि जब शिक्षा विभाग के एसीएस इतने काबिल आईएएस अधिकारी है सिद्धार्थ हैं, शिक्षा मंत्री इतने ईमानदार, देखिए जेडीयू में, देखिए राजनीति में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो काजल की कोठरी में दाग लग ही जाता है। मैं जानता हूं, सुनील जिले के प्रभारी मंत्री हैं सुनील जी, और सुनील कुमार की काबिलियत पर कभी किसी ने शक नहीं किया, विपक्षी ने भी नहीं किया। उन सुनील कुमार मंत्रियों में है नीतीश सरकार के, जिन मंत्रियों की काबिलियत पर कोई शक नहीं करता। जी, सुनील कुमार ऐसे मंत्री हैं कि वो चुपचाप काम करने में विश्वास करते हैं, वो बाएं दाएं हाई फाई मीडिया उस सब से दूर रहते हैं, चुपचाप अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। तो मेरा दोनों लोगों से नम्र निवेदन है कि डॉक्टर श्वेता सोनाली जो प्रिंसिपल की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, और जो क्राइटेरिया फुलफिल करते थे डॉक्टर उपेंद्र, उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाता है, और रामबाग डाइट से डॉक्टर श्वेता सोनाली को मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज का डेपुटेशन में प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तब जब वो उस विषय की शिक्षिका भी नहीं है। तो और दूसरा, ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग लोग कौन कर रहे हैं, और क्या ऐसे डेपुटेड प्रिंसिपल जो डेपुटेशन के माध्यम से प्रिंसिपल बनाया जा रहा है उसके माध्यम से जो पैसे की उगाही की जा रही है क्या? क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेज में बड़ा रकम आता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि हमें कार्यक्रम को वो करना है, वाइंड अप करना है। मैं दो सेकंड और लूंगा। ट्रेनिंग कॉलेज में अभिषेक जी हर हफ्ते जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, आप बताइए 70 या 72 ट्रेनिंग कॉलेज है पूरे बिहार में, आपको 5 लाख 6 लाख टीचरों का ट्रेनिंग कराना है, इतना बड़ा बजट आता है, ये बजट किसके माध्यम से खर्च होता है? क्या जो बजट खर्च हो रही है उस पर निगरानी रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है? तो ये बड़ा मामला है। मेरा सुनील जी और सिद्धार्थ से निवेदन है, एक तो डेपुटेशन वाला मामला आप टाइम फिक्स फ्रेम फिक्स कीजिए, दूसरा मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज वाला मामला, क्या मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज जैसे एग्जाम्पल पूरे बिहार में मुझे लगता है कई ऐसे कॉलेज में डेपुटेशन के आधार पर प्रिंसिपल बनाया गया है जो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती है या बैठता है जी, इसकी जांच होनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर बिहार में इस तरह की अनियमितता खासकर शिक्षा क्षेत्र में और शिक्षकों की ट्रेनिंग वाले कॉलेजेस में हो रही है, तो इस तरह की अनियमितताओं की जांच मंत्री स्तर से तो अपेक्षा की जाती है या एसीएस स्तर से की जाए कि जहाँ जिस डिपार्टमेंट की का पोस्ट ही नहीं है उस डिपार्टमेंट के टीचर को वहाँ बहाल कर दिया जाता है। आखिर ये हो कैसे रहा है? वो डिपार्टमेंट ही जहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। सवाल उससे बड़ा है कि आखिर बिहार में शासन व्यवस्था वाकई नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था उस तरह की क्यों नहीं है जो 2005 से 2010 के दरमियान थी? इतना बड़ा फर्क क्यों आया है? व्यवस्था के लचर होने के संकेत क्यों मिल रहे हैं? और इन सब के बीच सियासत इतनी चरम पर पहुंची हुई है जहां बजट सत्र और निर्मला सीतारमण के पिटारे से, वही खाते से जो भी निकलेगा, जो हलवा आपने देखा हलवा सेरेमनी, वो बिहार के लिए वो बहुत कड़वी हलवा में तब्दील हो सकती है, जो केंद्र सरकार की अस्थिरता की तरफ भी इशारा करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जिनके बैसाखियों पर सरकार है उनकी बैसाखी आने वाले वक्त में अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को अपने एजेंडे के साथ तय करने के लिए स्वतंत्र होती हुई दिखाई दे रही है। ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को बिहार की तमाम राजनीतिक घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।